नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहली चीज कार्बन। 118 एलिमेंट्स हमारे पास है लगभग, तो उनमें से कार्बन ही क्यों? तो आप बोलोगे जितने भी लिविंग बीइंग है, जितनी भी ऑर्गेनिक चीजें हैं, उनका एक हिस्सा है कार्बन। ऐसे तो हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। यहाँ पे कार्बन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कार्बन को पढ़ने के पीछे तीन बड़े रीजन है। सबसे पहला रीजन भाई, हमेशा याद रखना, कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं या कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होती है? कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको याद हो तो 6 होता है। अगर 6 एटॉमिक नंबर है तो जो फर्स्ट शेल होगी इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और जो अगली शेल होगी इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब ये आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, हमें कितने चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 8 चाहिए। तो 4 की कमी है, ये बिल्कुल बीच में है। ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले सकता है और ना ही ये अपने वाले इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है, यानी ना तो ये इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ सकता है ना इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है अपनी इस आखिरी शेल को भरने के चक्कर में। तो भाई ये क्या करेगा? ये करेगा शेयरिंग। तो जैसे कार्बन है भाई, इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, मान लेते हैं भाई ये हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन को बुलाएगा, इनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इनकी पहली शेल ही पूरी नहीं भरी हुई, तो इन हाइड्रोजन को बोलेगा कि भाई आ जाओ, शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को और एक नया कंपाउंड तैयार करते हैं। इससे हम एक साथ रहते हुए दोनों के दोनों स्टेबल हो जाएंगे। तो भाई यहाँ पे हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर गया, यहाँ पे भी शेयरिंग करके हाइड्रोजन अपना कंप्लीट कर गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कंप्लीट कर गया, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन कंप्लीट कर गया। अब बारी आई कार्बन की। तो कार्बन ने इनके एक एक इलेक्ट्रॉन को भी शेयर किया था और ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। तो ये एक साथ रहेंगे CH4 के नाम से, और ये शेयरिंग करके कंपाउंड बना गए जिसका नाम मीथेन है। क्यों मीथेन पड़ा इसका नाम, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली खूबी क्या है कार्बन की, कि ये कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है। क्लियर है इतना? आगे बढ़े, ठीक है। इतना समझ आ गया, इसे हटा देते हैं यहां से। सेकंड है अपने पास, कोवैलेंट बॉन्ड्स तो बनाता ही बनाता है, ये कैटिनेशन भी करता है। अब ये कैटिनेशन क्या है? कैटिनेशन एक प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की, जिसमें वो खुद से ही कंबाइन होते हुए चल जाते हैं, खुद से ही जुड़ते हुए चलते जाते हैं। जैसे कार्बन कार्बन के साथ शेयरिंग करता हुआ बड़ी बड़ी चेन बना लेता है, नए नए तरीके के कंपाउंड बना लेता है। तो ये खूबी है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब हो गया सेल्फ कंबाइनिंग पावर, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं, ये है सेल्फ कंबाइनिंग पावर। क्लियर है? समझ आ गया ये सबको? ठीक है। टेट्रावैलेंट का मतलब हो गया, टेट्रा मतलब 4 और वैलेंट मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं? 4, जिसकी वजह से ये आयनिक कंपाउंड नहीं बना सकता। आयनिक कंपाउंड में बनाने के लिए या तो इसे 4 से कम होना चाहिए था या 4 से ज्यादा होना चाहिए था वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इसकी अगली जो खूबी है वो क्या है? टेट्रावैलेंट है। कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना था? 6। हम पहले बात कर चुके हैं इसमें। पहली शेल में 2, अगली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। तो आप ये बोल सकते हो कि एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ना तो ये लूज कर सकता ना ये गेन कर सकता, ये क्या करेगा? शेयरिंग करके क्या बनाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड्स या कोवैलेंट कंपाउंड्स बनाएगा। क्लियर है कि नहीं? इतना आगे समझ में? तो भाई ये 3 खूबियां हैं जिनकी वजह से हम कार्बन को पढ़ने जा रहे हैं। ऐसी खूबियां रखने वाला, कैटिनेशन जैसी खूबी रखने वाला एक और एग्जांपल याद कर लेना, कई बार पूछा जाता है आपके पास SI सिलिकॉन। ये भी कैटिनेशन दिखाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी आखिरी शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी वो भी आयोनिक बॉन्ड नहीं बना सकता, वो भी कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है। तो एक बार इसे नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो भाई आगे बढ़े।
चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अक्रेंस, अक्रेंस के बारे में बात कर लेते हैं। यानी जो कार्बन है हमारे नेचर में किन किन फॉर्म में पाया जाता है। अगर हम बात करें भाई, सबसे पहली आती है फ्री स्टेट, यानी किसी के साथ जुड़ा नहीं होता, ये सिर्फ कार्बन की ही साथ जुड़ा हुआ होगा, कार्बन कार्बन के एटम्स ही देखने को मिलेंगे इसमें। तो आपके पास यहाँ पे 3 लोग पाए जाते हैं जो फ्री स्टेट में कार्बन जिन ग्रुपों में पाए जाते हैं, इन्हें हम एलोट्रोप्स भी बोलते हैं। पहला है अपने पास डायमंड, सेकंड है ग्रेफाइट, एंड थर्ड है बर्कमिंस्टर फुलरेन। तो ये 3 फॉर्म है जिसमें फ्री स्टेट में कार्बन पाया जाता है हमारे नेचर में। तो फ्री स्टेट्स में डायमंड, ग्रेफाइट एंड बर्कमिंस्टर फुलरेन के रूप में कार्बन पाया जाता है नेचर में। डायमंड हार्डेस्ट मटेरियल है हमारे पास, ग्रेफाइट सॉफ्ट है, और एंड बर्कमिंस्टर फुलरेन जस्ट इनके बीच में लाई करता है, ना ज्यादा सॉफ्ट है ना ज्यादा हार्ड है। ठीक है। डायमंड के बारे में याद रखना, कार्बन से ही तीनों बने हुए हैं, लेकिन तीनों की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जो डायमंड है ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्यों? क्योंकि इसका हर एक एटम कार्बन के 4 एटम्स के साथ जुड़ता है, बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है और जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपने कि इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, क्योंकि इसके आखिरी शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होते थे, वो बॉन्ड्स बना के बैठे हुए हैं, यानी इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। और अगर इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो ये अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि डायमंड कंडक्ट नहीं करता करंट को अपने अंदर से। क्यों? क्योंकि भाई इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, हम ग्रेफाइट की बात करते हैं। ग्रेफाइट सॉफ्ट है एज कंपेयर टू बर्कमिंस्टर फुलरेन एंड डायमंड, लेकिन इसके पास बहुत हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे कि डायमंड के पास भी पाया जाता है। तो जो ग्रेफाइट है इसके भी मल्टीपल यूज है। पहले यूज की बात कर लेते हैं डायमंड की। डायमंड आपके ज्वेलरीज में यूज होता है, कटर्स बनाए जाते हैं जिससे हम मार्बल्स काटते हैं, कोई भी हार्ड मटेरियल होता है उसको काटने के लिए इनका यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक सॉफ्ट फॉर्म है कार्बन की, जो कि हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रखती है। तो ग्रेफाइट बहुत ज़्यादा हल्का होता है और हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रखता है अपने पास। इसकी वजह से जो ये एस्ट्रोनॉट जब जाते हैं अपनी शिप में, स्पेस शिप के अंदर, तो उनका जो आगे की जो टिप होती है वो ग्रेफाइट से बनाई जाती है, ताकि जब फ्रिक्शन से बाहर, जब उन पर फ्रिक्शन लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन, तो आगे वाला जो पोर्शन होगा वो मेल्ट डाउन ना कर जाए। अब आप बोल सकते हो कि मेल्ट डाउन तो मेटल लगा लो, फिर वो भी मेल्ट नहीं करते। हाँ भाई लगा सकते हैं, लेकिन मेटल भारी होंगे। ठीक है। तो ग्रेफाइट आपको एक ऑप्शन देता है, हल्का और बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट रखने वाला सब्सटेंस है आपके पास ये। तो आप ये बोल सकते हो कि भाई हाँ, ग्रेफाइट का यूज करना काफी ज्यादा फिजिबल है हमारे लिए। नेक्स्ट आता है भाई, और क्या क्या यूज है ग्रेफाइट के। आपके पेंसिल की लेड बनाई जाती है, और ग्रेफाइट का यूज अगर हम बात करें कि भाई जो मशीन पार्ट्स हैं, जो बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, उनके अंदर काफ़ी हाई टेम्परेचर पे मशीन्स मूव कर रही होती हैं, तो उनके पार्ट्स के बीच में लुब्रिकेशन का काम करने के लिए ग्रेफाइट को डाला जाता है पाउडर फॉर्म में। ठीक है। कई बार इसे ऑयल और ग्रीस के साथ भी मिक्स करके यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ यूजेस हो गए ग्रेफाइट के। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है बर्कमिंस्टर फुलरेन। इसके बारे में बात करते हैं। ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसे खोजे हुए, अभी भी इसके बारे में बहुत सारी स्टडीज चल रही है। आप बस इतना ध्यान रखना कि बर्कमिंस्टर फुलरेन के अंदर 60 कार्बन, सिर्फ 60 कार्बन, इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो बहुत बड़ा रहता है इसके कंपैरिजन में। लेकिन एक ये स्फेरिकल बॉल की शेप में या एक फुटबॉल की शेप में आपको देखने को मिलेगा। तो बर्कमिंस्टर फुलरेन के बारे में जानने के लिए आपको बस इतना याद रखना है कि एक स्फेरिकल बॉल जैसा नजर आता है, जिसमें 60 कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसका जो मॉलिक्यूल होगा वो C60 कहलाता है, क्योंकि ये 60 एटम्स कार्बन के स्फेरिकल शेप में जुड़े हुए फुटबॉल की तरह दिखता है। अगर हम बात करेंगे इसके यूज की, तो भाई ये कॉस्मेटिक्स में यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है कंबाइंड स्टेट। अब ये कंबाइंड स्टेट क्या है? कंबाइंड स्टेट का मतलब होता है कार्बन जरूरी नहीं है हमेशा फ्री फॉर्म में ही हो, किसी ना किसी के साथ रिएक्ट करके बैठा हो, कोई कंपाउंड बना के बैठा हो।
तो हमारे पास बहुत बेसिक बेसिक चीजें, जैसे आपने सुना होगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रखा है। ऐसे ही कई सारी कार्बोनेट्स बना के बैठा होगा, चौक, मार्बल्स, इन सब में यूज हो रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि ये किसी के साथ जुड़ा हुआ भी पाया जा सकता है आपके नेचर में, यानी ये कंबाइंड फॉर्म में भी होगा और ये फ्री स्टेट में भी पाया जा सकता है। अगर फ्री स्टेट में है तो ये कुछ एलोट्रोप्स है इसके, ये आपको याद रखने हैं, इनके एक एक यूज, दो दो यूज याद रख लेना। कंबाइंड स्टेट की बात करें तो हमेशा याद रखना कि भाई ये किसी ना किसी कंपाउंड, कोई ना कोई कंपाउंड बना के बैठा हुआ किसी ना किसी एलिमेंट के साथ जुड़ के, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ये सारी चीजें इसका एक हिस्सा है। ठीक है, अब आगे बढ़े। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया कार्बन की प्रॉपर्टीज या कार्बन के फीचर्स, जिसमें हमने बोला कि वो कैटिनेशन दिखाता है, टेट्रावैलेंट होता है और कोवैलेंट बॉन्डिंग करता है। इनके बारे में हमने बात कर ली है। इसके बाद हमने इसके अकरेंस के बारे में बात की कि भाई ये फ्री स्टेट में पाया जाता है और कंबाइंड फॉर्म में। फ्री स्टेट की बात करें तो कुछ एलोट्रोप्स थे हमारे पास, जिनमें डायमंड, ग्रेफाइट एंड बर्कमिंस्टर फुलरेन देखने को मिला हमें। अब इनके यूजेस की बात हमने कर ली थी, इनकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज की बात कर ली थी। हाँ, एक चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई कार्बन से बने हुए तीनों हैं, लेकिन तीनों में से सिर्फ और सिर्फ ग्रेफाइट ही क्यों कंडक्ट कर पा रहा है करंट को? तो आप बोलोगे कि जो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक कार्बन का एटम सिर्फ 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ता है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया, तो हर एक के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स करंट को पास करने में हेल्प करते हैं। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ ग्रेफाइट ही कंडक्ट कर सकता है करंट को, बाकी दोनों नहीं करते। क्लियर है? इतना समझ आ गया? एक टर्म आती है, अभी इसके बारे में ज्यादा हमने डील करनी नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो सभी कंपाउंड्स हैं जिनका कार्बन एक हिस्सा है, या ऐसा कह लो कि जितने भी कंपाउंड्स तैयार होते हैं इसमें कार्बन उसका एक हिस्सा रहता है, इन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। आपके सिलेबस में ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं, एक है हाइड्रोकार्बन्स, दूसरा है हमारे पास हैलोजेंस, तीसरा है अपने पास अल्कोहल, चौथा है अपने पास एल्डिहाइड्स, पांचवा अपने पास कीटोन्स, एंड सिक्स्थ है अपने पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये सारी चीजें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डील करेंगे। ठीक है, तो एक हल्का फुल्का आइडिया ले लेते हैं हम अगले टॉपिक क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पहले हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, उनके क्या क्या पार्ट्स हैं, उनके बारे में देखेंगे। हैलोजेंस, ये सारे फंक्शनल ग्रुप भी कहलाते हैं। हैलोजेंस को चेक करेंगे, फिर अल्कोहल, एल्डिहाइड्स, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सबको देखेंगे कि कैसे ये जुड़ते हैं, कैसे नाम में बदलाव लाते हैं, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं, और कैसे इनका नाम लिखना है। तो ये सारी चीजें हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, एक बार इसे नोट करते हैं कि चेन बना सकता है कार्बन भाई। एक होता है नॉर्मल चेन या स्ट्रेट चेन, कार्बन कार्बन के साथ कंबाइन होते होते बहुत बड़ी लंबी लंबी सीधी चेन बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ब्रांचिंग। इसमें कार्बन कार्बन के साथ जुड़ तो रहा है, लेकिन ये ब्रांच के फॉर्म में भी देखने को आपको मिल सकता है ऐसे। ठीक है, और तीसरा आता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन अपने सिलेबस में ज्यादा है नहीं है, ये हमारे साइक्लिक और रिंग फॉर्म भी कह सकते हो आप इन्हें। इसके अंदर हमारे जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना लेते हैं भाई। ठीक है, रिंग की फॉर्म में भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जनरली, बेंजीन और ये सब चीजें,
वैसे ये 11th में ज़्यादा अच्छे से डील कर लेंगे, लेकिन पढ़ लेंगे छोटा मोटा जो टॉपिक आपके एनसीईआरटी बेसिस पे 10th के सिलेबस के हिसाब से हम उसे देख लेंगे, ठीक है। तो कार्बन स्ट्रेट चेन भी बनाते हैं, ब्रांच चेन में भी देखने को मिलते हैं एंड रिंग की फॉर्म में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि इसका नाम बता रहा है कि ये ऐसे कंपाउंड होंगे जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन ही देखने को मिलेगा, यानी सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स को हमने नाम दे दिया क्या, हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर है कि नहीं? तो ये ऐसे लिखा है जबरदस्ती, लेकिन आप इन्हें ऐसे समझ सकते हो ये हमारा हाइड्रोकार्बन्स ही है। आपको बस थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए इन दोनों को ऐसे लिखा है, ताकि आपको याद रहे कि हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड ही हाइड्रोकार्बन का हिस्सा है। क्लियर है इतना? तो शुरू करें इन्हें। अब हाइड्रोकार्बन्स जो है इनको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले जो हाइड्रोकार्बन्स आ रहे हैं वो सैचुरेटेड कहलाते हैं, या बोल लो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दूसरा हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो एक हो गया सैचुरेटेड और दूसरा हो गया अपना अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके पास सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा, यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा होगा। ये चीज आई समझ में कि नहीं? अब ये सिंगल बॉन्ड होता क्या है, जब हम सैचुरेटेड स्टार्ट करेंगे तो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी सिर्फ एक ऊपर से ओवरव्यू देख लो इनका। तो सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, इनके लास्ट में नाम के सफिक्स में एन लगा होगा। तो नाम के लास्ट में एन लगा होगा। जैसे मीथेन सुना होगा, ब्यूटेन सुना होगा, एन आ रहा है लास्ट में, तो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, ठीक है। तो नाम के लास्ट में एन आएगा और इनका एक जनरल फॉर्मूला होता है जिसमें हम ये बता सकते हैं कि कितने कार्बन होने पे कितने हाइड्रोजन आएंगे। तो वो जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। यहाँ पे जो n नजर आ रहा है इसका मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जो भी आप स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो उसमें कितने कार्बन आ रहे हैं उसका नंबर यहाँ पे लिख दो। जैसे 2 कार्बन का बना रहे हो तो n की वैल्यू होगी 2। 3 कार्बन का कोई स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हो तो n की वैल्यू होगी 3। तो जहां जहां n नजर आ रहा है वहां पे 3 पुट कर देंगे, अगर 2 का बना रहे हो तो 2 पुट कर देंगे। तो ऐसे हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकाल सकते हैं उस कार्बन के अकॉर्डिंग, इस ग्रुप के अकॉर्डिंग। क्लियर है इतना? तो ये इनका जनरल फॉर्मूला हो गया। इस ग्रुप को एक नाम देते हैं ये लोग, एल्केन्स बोलते हैं। हम इन्हें क्या बोलते हैं? एल्केन्स। ठीक है भाई। ऐसे चलते हैं अनसैचुरेटेड में। अब अनसैचुरेटेड को भी हमने फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला जो पार्ट है इसमें हमें कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड कम से कम देखने को मिलेगा। नाम के लास्ट में ENE आएगा, जैसे प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। तो लास्ट में सफिक्स में इन सुनाई दे रहा है तो समझ जाओ ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है जिसमें डबल बॉन्ड आने वाला है। ठीक है। इनका भी एक जनरल फॉर्मूला होता है CnH2। ठीक है। और इनको एक नाम दिया हमने, इनको नाम दिया एल्कीन। तो इनको हमने क्या बोला भाई? ये है एल्कीन। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं तीसरे अनसैचुरेटेड के सेकंड पार्ट की तरफ। इसमें आपको कार्बन कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड कम से कम लगा हुआ नजर आएगा। दूसरी चीज, नाम के लास्ट में YNE आएगा और इनका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो होगा CnH2n-2। अगर आप ध्यान से देखो इनके जनरल फॉर्मूले को तो भाई जितने भी हाइड्रोजन थे यहाँ पे, n मान लो 5 है तो 5 का डबल 10 हो गया और प्लस 2 करोगे तो 12 हो जाएगा। तो सीधा सीधा एल्केन में याद रखना, जितने भी कार्बन लोगे उसके डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे। मान लो आपने 6 कार्बन का स्ट्रक्चर बनाने की सोची तो
तो 6 हो गया इनकी वैल्यू, यहाँ पे हो जाएगा 12 + 2 यानी 14 हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे। तो हमेशा याद रखना एल्केन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन से डबल करने पे दो ज़्यादा और ऐड करने पे हाइड्रोजन की नंबर ऑफ हाइड्रोजन आ जाते हैं। क्लियर है इतना? वैसे ही एल्कीन की अगर आप ध्यान से देखोगे तो CnH2n है, इसका मतलब जितने कार्बन लोगे उसका डबल हाइड्रोजन हो जाएगा। 5 कार्बन लेते हो तो उसका डबल करोगे तो यानी 10 हाइड्रोजन आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करेंगे एल्काइन की, इसका नाम रखा था भाई हमने एल्काइन, सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं है, एल्काइन। इसमें आपको नाम के लास्ट में यानी सफिक्स में देखने को मिलेगा YNE, और भाई इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है उसमें CnH2n-2 हो रहा है, यानी डबल करने पे जितने हाइड्रोजन आने चाहिए उससे 2 कम। जैसे अगर हम कार्बन ले रहे हैं 5 तो 5 का डबल करोगे हो गया 10, 10 में से 2 कम कर दो हाइड्रोजन, यानी टोटल कितने बच गए 8 हाइड्रोजन। तो आप हमेशा याद रखना यहाँ पे डबल से 2 कम, यानी हर एक पार्ट में 2-2 हाइड्रोजन कम होते जा रहे हैं। इसके अंदर CnH2n+2 था, इसमें ये जो 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं ये कम हो गए, और इसमें से और फर्दर 2 हाइड्रोजन कम हो गए हमारे पास। क्लियर है इतना? तो एक बार यहाँ तक नोट करो, फिर हम सैचुरेटेड को शुरू करते हैं। चलो भाई शुरू करते हैं एल्केन्स के बारे में। कुछ काउंटिंग सीखनी होगी हमें इसे करने से पहले। नंबर ऑफ कार्बन्स या कार्बन एटम्स अगर एक लिखा है तो एक कार्बन को हम पढ़ते हैं मिथ। अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन 2 होते हैं तो हम इसे पढ़ते हैं भाई इथ। अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 होते हैं तो हम इसे पढ़ते हैं प्रो। और अगर हमारे पास 4 होते हैं तो हम इसे पढ़ते हैं ब्यूट। पांच होते हैं तो हम इसे पढ़ते हैं भाई पेंट। 6 होते हैं तो हम इसे पढ़ते हैं हेक्स। 7 होते हैं तो हम इसे पढ़ते हैं हेक्ट। 8 होते हैं तो हम इसे पढ़ते हैं ऑक्ट। 9 होते हैं तो हम इसे पढ़ते हैं लन। एंड 10 होते हैं तो हम इसे पढ़ते हैं डेक। तो भाई एल्केन्स शुरू करने से पहले आपको एक काउंटिंग पता होनी चाहिए, ठीक है? आपके सिलेबस में जनरली 6 तक ही है मैक्स, बट फिर भी हम आगे पढ़ते चलते हैं। ये पता होनी चाहिए काउंटिंग 10 तक। अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो हम इसे पढ़ते हैं मिथ। अगर 2 है तो इसे पढ़ते हैं इथ। अगर 3 है तो हम इसे पढ़ते हैं प्रो। 4 है तो हम इसे पढ़ते हैं ब्यूट, ना कि बट। 5 है तो इसे पढ़ते हैं पेंट। 6 है तो हम इसे पढ़ते हैं हेक्स। 7 है तो इसे पढ़ते हैं हम हेप्ट। 8 है तो हम इसे पढ़ते हैं ऑक्ट। 9 है तो हम इसे पढ़ते हैं नन, और 10 है तो इसे पढ़ते हैं डेक। ठीक है? तो ये काउंटिंग होगी। अब एल्केन्स पे चलते हैं। एल्केन्स क्या क्या हमने पढ़ा था एल्केन्स के बारे में कि भाई इनके पास होता है सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। नाम के लास्ट में यानी सफिक्स में हमें लगा दिखेगा ANE, ठीक है? और इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, वेयर ये जो N है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स।
ठीक है, तो स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करें इसका। चलो यहीं पे ट्राई करते हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं पहले से। पहला मेंबर इस ग्रुप का, ठीक है, एक कार्बन। एक कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी शेल में भाई? 4। तो ये वो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? हाइड्रोकार्बन्स। यानी कार्बन को अगर हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो दूसरी जो मदद मिलेगी इसको, वो किससे मिलेगी? हाइड्रोजन से। तो भाई हम यहाँ पे हाइड्रोजन लेके आते हैं 4, ठीक है, और हाइड्रोजन के पास खुद का एक एक इलेक्ट्रॉन है भाई। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अलग से दिखाने के लिए एक छोटा सा क्रॉस बना दिया, बट कंफ्यूज मत होना, डॉट भी बना सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है ये, ठीक है। अब यहाँ पे हम बॉन्ड स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं। बॉन्ड स्ट्रक्चर में क्या होगा? अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हम इनको मिला देते हैं कि भाई ये शेयरिंग कर रहे हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब एक सिंगल बॉन्ड। वैसे ही एक यहाँ पे भी बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे भी एक बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे भी एक बॉन्ड बन जाएगा। तो इन सब का खुद का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया शेयरिंग करने की वजह से, और हमारा पहला मेंबर एल्केन ग्रुप का भी तैयार हो गया। कोई पूछे इसका स्ट्रक्चरल या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है भाई? तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया MF, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तुम लोग ढंग से लिख लेना भाई। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के हैप्पी दिवाली। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के हिसाब से एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, ऐसे आप रिप्रेजेंट करोगे इसे। इसका अगर नाम लिखना है भाई, कोई पूछेगी इसका भाई IUPAC नेम बता दो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इन्होंने इनका नाम रखने का एक तरीका बताया था। तरीके में इन्होंने बोला कि जितने भी नंबर ऑफ कार्बन्स है उससे शुरू करो, और जो भी फंक्शनल ग्रुप है लास्ट में सफिक्स में उसका नाम जोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पे एक कार्बन है तो हम इसे पढ़ेंगे मिथ, और सिंगल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो नाम के लास्ट में आ जाएगा एन। तो हमारा पहला जो मेंबर है वो बन गया मीथेन। जो पहला मेंबर है वो बन गया हमारा मीथेन। अब हमें इसे चेक करना है कि हमने जो नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन जो जोड़े हैं क्या वो सही है। तो हम इनका जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं। जनरल फॉर्मूला कहता है CnH2n+2। इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन्स अगर हमारे पास कितने हैं भाई? यहाँ पे 1, तो भाई C के साथ एज इट इज रखते हैं। N की वैल्यू हो गई, एक कार्बन है अपने पास, H2 के पास 1 हो गया +2। इसको ब्लैक से लिख लेते हैं, इसको ब्लैक से ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, पहले तो ब्लैक से ही लिख लेते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन लिख लिया। N की वैल्यू कितनी है? नंबर ऑफ कार्बन कितने दिख रहे हैं आपको? 1। तो N को हटा के 1 लिख लेते हैं, और भाई यहाँ पे भी 1 लिख लेते हैं, और इसे सिंप्लीफाई करते हैं। C1H हो गया 2 × 1 2 + 2 यानी 4, यानी CH4। तो चेक करो, हमने जो बनाया था और यहाँ जो बन रहा है वो सही है, मैच कर रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो भी अच्छा बना हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो बना हुआ है वो अच्छा बना हुआ है, बॉन्ड स्ट्रक्चर है ये भी बिल्कुल सही है। तो ऐसे आप वेरीफाई कर सकते हो। 2-3 बना के देखते हैं, बचे हुए आप बनाओगे 10 के 10, ठीक है। इस साइड बनाते हैं। एक हमने बना लिया, सेकंड स्टार्ट करते हैं। 2 कार्बन ले लेते हैं। तो भाई हमने 2 कार्बन ले ली, ठीक है। इनके बीच में बॉन्ड कैसा होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। अब बारी आती है बचे हुए हाइड्रोजन को प्लेस करने की। आपको हाइड्रोजन को प्लेस करने के लिए ऑक्टेट कंप्लीट करना है। 8 चाहिए हमें। इस कार्बन को चेक करो, इसके पास सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है। एक सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम ये बोल सकते हैं इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन तो है, बचे हुए एक हाइड्रोजन देगा, यानी 4 हो गए। यहाँ पे अपने पास 6 हो गए, और यहाँ पे अपने पास 8 हो गए। तो इस बाइक का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है।
ऐसे ही अगले वाले पे चलते हैं। 2 ऑलरेडी इसके पास है, यहाँ पे शेयर हो रहा है, बचे हुए हाइड्रोजन देने वाले हैं, तो 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। ये हमारा सेकंड मेंबर तैयार हो रहा है एल्केन ग्रुप का, ठीक है। तो अगर कोई पूछे इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसमें भाई 2 कार्बन यूज हुए, कितने हाइड्रोजन है इसमें भाई, 4 और 2 6, तो C2H6 हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तैयार हो गया इसका। अब कोई पूछे इसका केमिकल नेम बता दो या फिर आईयूपीएसी नेम बता दो इसका भाई, तो हम बोलेंगे भाई इसका जो आईयूपीएसी नेम होगा वो कुछ ऐसा होगा, 2 कार्बन है तो 2 को हम पढ़ते हैं एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो नाम के लास्ट में आएगा एन, तो ये हो गया अपना इथेन। क्लियर है, आसान था, समझ आया। तो आईयूपीएसी नेम इथेन हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 हो गया। वेरिफिकेशन करनी है, ठीक है भाई, जनरल फॉर्मूला अपने पास है CnH2n+2, तो जितने भी नंबर ऑफ कार्बन है वो n को हटा के वहां पे लिख दो। 2 है अपने पास, तो ये हो गया अपने पास C2, ये हो जाएगा 4+2, तो ये हो गया C2H6। चेक करो दोनों सेम है, तो हाँ भाई वेरीफाई हो गया कि जो हमने स्ट्रक्चर तैयार किया वो बिल्कुल सही है। ऐसे ही अब 3 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, सीधा सीधा स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को देख के आप बता सकते हो कि कौन से ग्रुप का मेंबर है। चेक करो, 2 कार्बन लगा हुआ है, इसका डबल करोगे 4 होता है और उससे 2 ज्यादा, यानी CnH2n+2, ये कौन से ग्रुप का जनरल फॉर्मूला था, एल्केन्स का। तो आप स्ट्रक्चर को देख के या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बोल रहा हूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को देख के आप इसका नाम बता सकते हो कि ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है। क्लियर है, और ये आपको आना चाहिए, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यहाँ तक आगे समझ में, आगे बढ़े। तो ये था एल्केन्स की कहानी, एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो फंक्शनल ग्रुप है अपने पास, इसका नाम है एल्कीन। इस ग्रुप के अंदर आपको कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिल सकता है, यानी मिलेगा, सॉरी, एल्कीन। सेकंड जो ग्रुप है वो है एल्कीन, और कार्बन कार्बन के बीच में आपको एक डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, नाम के लास्ट में EN आएगा, ठीक है। और इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n, नंबर ऑफ कार्बन्स का डबल प्लस, उतने ही हाइड्रोजन देखने को मिल जाएंगे। तो आपने बोला भाई कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो इसकी शुरुआत सिंगल कार्बन से हो नहीं सकती क्योंकि दूसरा कार्बन अवेलेबल नहीं है जिसके बीच में डबल बॉन्ड ये लगा पाए। तो हमेशा याद रखना कि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, इसलिए इसकी स्टार्टिंग ही 2 कार्बन से स्टार्ट होता है, ठीक है। अभी डबल बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, टोटल हो गया अपने पास कितने, 4। तो 4 हो गए इसके पास, ये हो गया 6, ये हो गया 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। इस कार्बन के पास 4 हो चुके ऑलरेडी, 6 हो गए, ये हो गए 8, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो भाई इसका नाम हो गया C2H4, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया भाई। और अगर इसका कोई नाम पूछे आपको बताना है इसका नाम, तो आप बोलोगे भाई 2 को हम पढ़ते हैं इथ, और डबल बॉन्ड दिख रहा है तो नाम के लास्ट में आ जाएगा ईन, तो नाम पड़ गया इथीन। चेक करते हैं इसका जनरल फॉर्मूले से सही बनाया कि नहीं, तो CnH2n इसका जनरल फॉर्मूला था। आपने n को हटा के नंबर ऑफ कार्बन डालने, कार्बन कितने दिख रहे हैं अपने पास, 2 दिख रहे हैं, तो हमें देखने को मिलेगा भाई ऐसा कुछ, यानी C2H4 हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए था, और वही हमारे पास है। तो भाई ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही 3 का बनाना पड़ जाए हमें,
तो डबल बॉन्ड लगाना है तो आप डबल बॉन्ड लगा दो लास्ट में, ठीक है। एक ही लगाना है डबल बॉन्ड पूरे स्ट्रक्चर में, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना भी, एक दो ही स्ट्रक्चर है जहाँ पे आपको मल्टीपल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपके सिलेबस के अंदर नहीं है वो सारी चीजें, तो बेसिक के ऊपर ही ध्यान देते हैं। अब इस कार्बन के ऊपर ऑक्टेट कंप्लीट करने की बारी आती है। इस कार्बन के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, तो ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8, ऑक्टेट कंप्लीट। अगले वाले का काउंट करने से पहले कितने ऑलरेडी है वो चेक कर लो। इस साइड 2 है और इधर 4 है, तो टोटल हो गए 6, 7, 8। ऊपर बनाओ नीचे बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। लास्ट वाले भाई के पास चलते हैं, तो इसके पास 4 है, ये हो गया 6, ये हो गया 8, ठीक है। इसका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये हो गया C3H हो गया अपने पास 6, C3H6। नाम क्या होना चाहिए? 3 को हम पढ़ते हैं प्रो, तो इसका जो नाम होगा IUPAC में वो प्रो, और डबल बॉन्ड दिख रहा है तो नाम के पीछे आ जाएगा E, तो बन गया प्रोपीन। जनरल फॉर्मूले को लगाओगे, वेरीफाई भी कर सकते हो, क्लियर है। बस इतना ध्यान रखना, इस ग्रुप में जितने भी कार्बन होंगे उसके डबल हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा एल्कीन, जो कि एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। नोट करिए, फिर बचे हुए स्ट्रक्चर्स आप बनाना, जरूर बनाना, और उसके बाद एल्काइन को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अपने पास एल्काइन। ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा आपको कार्बन कार्बन के बीच में, नाम के लास्ट में YNE लगा हुआ नजर आएगा, और जनरल फॉर्मूले में हाइड्रोजन डबल से 2 और कम हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास शुरुआत इसकी भी मिनिमम 2 कार्बन से होगी, क्योंकि उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिखाना ही पड़ेगा। तो इसका जो पहला मेंबर होता है वो 2 कार्बन से शुरू होता है। ट्रिपल बॉन्ड लग गया इनके बीच में, ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। कार्बन के पास 6 हो चुके हैं इसके पास, तो 7, 8। आप ऊपर लगाओ नीचे लगाओ, एक कार्बन आप कहीं पे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इसके पास भी 8 हो चुके हैं। कोई पूछे इसका केमिकल फॉर्मूला क्या बनेगा या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा, तो आप बोलोगे C2H2। और कोई पूछे इसका नाम क्या होगा, 2 को हम क्या पढ़ते हैं, इथ। अब नाम के लास्ट में क्या आना चाहिए ट्रिपल बॉन्ड की वजह से, YN, तो इसका नाम हो गया इथाइल, क्लियर है। तो ऐसे हम और हाइड्रोकार्बन्स बना सकते हैं जो एल्काइन ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो एल्काइन ग्रुप के बचे हुए सारे मेंबर्स आप बनाओगे ऐसे। एक और बना लेते हैं। मान लो हमने 4 कार्बन का बनाना है, ठीक है। तो एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दो लास्ट में, और बाकी में सिंगल रहने दो। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने में पाएंगे 2, 4, 6, 8 कंप्लीट, 2, 4, 6, 8 कंप्लीट। इसके ऑलरेडी हो चुके हैं 2, 4, 6, 8 कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसको कोई हाइड्रोकार्बन नहीं देना, और ऐसे ही ऊपर नीचे मत लगा के चलना, काउंट करते हुए ही चलना। इस कार्बन के पास 6 हो चुके थे, अब 8 हो गए। कोई पूछे इसका नाम क्या होगा, तो भाई इसका नाम होना चाहिए 3 को हम क्या पढ़ते, 4 को क्या पढ़ते हैं, ब्यूट। तो इसका नाम होगा ब्यूट, और ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से क्या आएगा नाम के लास्ट में, YN, तो भाई हो गया ब्यूटाइन। कोई पूछे इसका IUPAC नेम, तो आप बोलोगे C4H डबल से 2 कम, तो H6, 2, 4, तो 6, ठीक है। तो ऐसे आपको एल्काइन ग्रुप बनाना, तो बहुत आसान था, बहुत ज़्यादा आसान था भाई ये। तो बचे हुए कार्बन हाइड्रोकार्बन सब बनाओगे, ठीक है। तो एल्केन एल्कीन एल्काइन समझ आ गया। अब आगे बढ़े। यहाँ पे टर्म पहले समझ लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स
वो एटम्स है या वो ग्रुप ऑफ एटम्स है जो कार्बन की चेन में लग के उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में बदलाव ला देते हैं। ठीक है, देखते हैं इसे कैसे दिखते हैं। अपने पास एल्केन था, एल्कीन्स था, एल्काइंस था, उसमें बॉन्ड नजर आ रहा था। अब जो पढ़ने जा रहे हैं इसमें सबसे पहला है अपने पास हैलोजेंस या फिर हेलो एल्केन्स भी बोलते हैं इसे। ठीक है, नाम से समझ आ रहा होगा, इसमें आपको सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन एटम की चेन देनी है। ठीक है, इसका नाम है हेलो एल्केन्स। ठीक है, अब इस हेलो एल्केन के अंदर हमारे पास जुड़ेगा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर फ्लोरीन जुड़ा होगा। ये नाम के प्रीफिक्स में चेंजेस लाता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरो, अगर क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो ब्रोमो, आयोडो या फिर फ्लोरो। ठीक है, ये लगे हुए आपको देखने को मिलेंगे। बना के देखते हैं इसके मेंबर्स। ठीक है, तो भाई पहला मान लेते हैं मीथेन हुआ करता था, और यहाँ पे हम एक सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन, तो इसका नाम पड़ जाएगा क्लोरोमीथेन। क्लोरीन की वजह से क्लोरो और हुआ करता था ये मीथेन, तो हो गया नाम क्लोरोमीथेन। कोई पूछे इसका जनरल फॉर्मूला बता दो भाई, तो हम CnH2n+2 यूज करते थे एल्केन्स में। यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम हो रहा है तो दो तो होंगे नहीं, एक होगा। साथ में इसके साथ या तो क्लोरीन जुड़ेगा तो यहाँ Cl लगा देना, अगर ब्रोमीन जुड़ेगा तो Br लगा देंगे, और ऐसे ही आयोडीन और फ्लोरीन के लिए भी ये जनरल फॉर्मूला बना सकते हो। तो ऐसे आप और इसके बचे हुए मेंबर्स को बनाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्लोरीन लगा दिया, इसको क्लोरीनेशन भी बोलते हैं, तो छोड़ो उसे को बाद में देखेंगे। वैसे तो ये अब अगर कोई कहे कि इसका नाम क्या लिखना है भाई, IUPAC नेम क्या होगा इसका, तो आप बोलोगे नाम के शुरुआत में आएगा क्लोरो, एक कार्बन है, एक कार्बन को हम क्या पढ़ते थे मिथ, सिंगल बॉन्ड है तो एक, तो नाम हो गया इसका क्लोरोमीथेन। कोई पूछे कि भाई इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दो, तो हम बोलेंगे ठीक है भाई, CH3 तो यहाँ पे नजर आ रहा है, साथ में एक Cl और जुड़ गया, तो ये हो गया CH3Cl। ये इसका नेम हो गया, IUPAC नेम हो गया, और ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। क्लियर है। मान लो हम 3 कार्बन पे बनाना चाहते हैं, तो हमारे 3 कार्बन के हिसाब से स्ट्रक्चर ये हुआ करता था एल्केन्स का। अब आपने क्या करना है, एक हाइड्रोजन को हटाना है और इन चारों में से कोई एक सब्स्टिट्यूट कर दो। तो मान लो हमने आयोडीन कर दिया, तो अब इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, IUPAC नेम क्या होगा। आप बोलोगे कि भाई इसका नाम हो गया, I से स्टार्ट हो रहा है, यानी आयोडो आएगा आगे नाम की शुरुआत में। 3 कार्बन को हम पढ़ते थे प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो नाम हो गया आयोडोप्रोपेन। क्लियर है। तो बचे हुए 8 के 8 आप स्ट्रक्चर बनाओगे खुद से। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी देख लो, C3H हो गया अपने पास 7 और साथ में I। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है अपने पास एल्कोहल्स। इसके अंदर आपको एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह एक हाइड्रोक्साइड लगाना पड़ेगा, OH लगाना पड़ेगा। ठीक है, और नाम के लास्ट में सफिक्स में ये OL लगा देता है, यानी E हटा के आपने OL लगाना। जैसे मीथेन है तो मीथेन में METHAN, E जो है उसे हटा के OL लगा दोगे OH लगने की वजह से। तो देखते हैं भाई इसको कैसे बनाना है। मान लो अपने पास एक कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन के पास नॉर्मल ऐसे हाइड्रोजन रहा करते थे, आपने इस हाइड्रोजन को हटा के इसकी जगह एक हाइड्रोक्साइड लगा देना। ठीक है, तो इसका कोई नाम पूछेगा आपसे तो हम इसे लिखते थे मीथेन, पहले OH लग गया तो E हटा के आपने OL लगाना है, तो मीथेनॉल। ठीक है, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ऐसे इसके नाम पड़ते हैं। नेम पूछेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछेगा आपसे तो CH4OH। क्लियर है।
तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, ये IUPAC नेम हो गया। क्लियर है? एक और बनाते हैं। मान लो अपने पास 3 कार्बन है, नॉर्मली ऐसे हाइड्रोजन लगे हुए इस पे, हम इसे बोलते थे प्रोपेन, है ना। तो H हटा के हमें इसकी जगह क्या लगाना है, एक हाइड्रोक्साइड। तो जैसे ही लगाओगे इसके नाम में ओल आ जाएगा, प्रोपेनोल हो जाएगा, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C3H, हो गया अपने पास 7OH। ठीक है, आसान है अल्कोहल ग्रुप। तो ऐसे ही बचे हुए 8 के 8 नंबर आपने बनाने हैं। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, नोट कर लीजिए इसे एक बार। एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स में आपको कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O तो नजर आएगा, लेकिन एक हाइड्रोजन भी नजर आएगा। तो आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर एक कार्बन चेन में लगा हुआ नजर आना चाहिए। कई बार हम इसे ऐसे भी डिनोट करते हैं CHO। H और O को अलग लिखा, OH लिख देते तो हाइड्रोक्साइड लगता आपको, इसलिए H पहले लिखना है, O बाद में। से पता चलता है कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन आएगा और O अलग से जुड़ेगा। ठीक है, अब बना के देखते हैं इसे। हमारा मीथेन ऐसे हुआ करता था, ठीक। पहली चीज डबल बॉन्ड O आएगा ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O ही, मतलब डबल बॉन्ड ही क्यों बनाता है, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 था। पहली शेल में इसके पास 2 थे और लास्ट में कितने, 6। तो इसके पास आखिर में कितने की जरूरत है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ शेयर करता है। तो अगर आप यहाँ पे बात करेंगे सिंगल बॉन्ड का मतलब हो गया कि भाई इसका एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास खुद का है और एक इसके पास कार्बन का है, तो ये तो सिंगल बॉन्ड हो गया। लेकिन इसे एक नहीं चाहिए, इसे 2 चाहिए, तो भाई डबल बॉन्ड। क्लियर है कि नहीं? तो आप हमेशा याद रखना, एल्डिहाइड में कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O तो आएगा ही आएगा। ऑक्टेट चेक कर लो अभी कितना हो गया, 2 4 6 8 10, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ 8। तो एक कोई कार्बन को हटा दो। ठीक है, ये बन गया एक एल्डिहाइड ग्रुप का पहला मेंबर। अब इस पहले मेंबर में एक चीज आपको ध्यान देनी है, ऑक्सीजन उसी कार्बन पे लगाना जिसके पास हाइड्रोजन अवेलेबल हो। अगर मान लो किसी भाई ने ऐसे बना दिया और यहाँ पे लगा दिया O, तो चेक करो इनके पास तो हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, लेकिन जिस कार्बन पे आपने ऑक्सीजन लगाया है इसके आसपास हाइड्रोजन है ही नहीं। ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके आखिरी शेल में। तो इसका मतलब इसके पास हाइड्रोजन नहीं अवेलेबल, तो इसका मतलब ये एक एल्डिहाइड नहीं है। एल्डिहाइड को होने के लिए डबल बॉन्ड O उसी कार्बन पे लगाना जिसके पास हाइड्रोजन अवेलेबल हो। तो ये आपका बॉन्ड यहाँ लगता तो ये एल्डिहाइड बन जाता। ठीक है, लेकिन अभी इसके पास हाइड्रोजन नहीं था, तो आप इसे एल्डिहाइड ग्रुप का मेंबर कंसीडर नहीं कर सकते। आगे बढ़े। ठीक है, तो ये था हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। इसके अंदर आपको नाम में Al लगा हुआ नजर आएगा, E हटा के Al आ जाएगा। और पहला मेंबर हमने अभी बनाया था, फिर से देख लीजिए, ये इसका पहला मेंबर है। इसका नाम होना चाहिए था पहले शुरुआत में मीथेन, लेकिन आपको पता है कि एल्डिहाइड है, डबल बॉन्ड O आ रखा है, हाइड्रोजन साथ में है, तो एक एल्डिहाइड ग्रुप का मेंबर है। तो नाम के लास्ट में E हटा के Al आ जाएगा, मिथेनल। क्लियर है? कोई इसका IUPAC नेम पूछ ले तो आप बोलोगे CH2O इसका IUPAC नेम हो गया। हाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, IUPAC नेम मिथेनल हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेकंड मेंबर को देखते हैं। ये सेकंड मेंबर हो गया। एल्केन्स ग्रुप में इसे इथेन बोला करते थे। इसके अंदर आपको डबल बॉन्ड O लगाना है, तो यहाँ और यहाँ कहीं पे भी लगा दो। तो कोशिश करना लास्ट में लगा देने के लिए, और यहाँ से कम कर लेते हैं ताकि 8 रह जाए। अब इसका नाम
एन हुआ करता था, ई हटा के आपने क्या लगा देना है, ये इथेनॉल। फॉर्मूला बन गया इसका CH3CHO, ठीक है। ये हमारा इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। क्लियर है, आसान है। ऐसे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल आप बनाओगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे। कीटोन्स बहुत आसान सा है, पिछले वाले जैसे ही है कुछ, लेकिन बस ध्यान रखना इसमें ऑक्सीजन उसी कार्बन पे लगेगा जिसके पास हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। तो जो हमने एग्जांपल लिया था, जो मिथेनॉल नहीं था, सॉरी प्रोपेनॉल नहीं था, वो एक्चुअल में क्या था, एक कीटोन था, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड O लगा हुआ था उस कार्बन पे जिसके पास अगल बगल में हाइड्रोजन नहीं थे। तो इसकी शुरुआत करने की कोशिश करते हैं एक से। तो एक कार्बन के साथ हमारे पास मीथेन ऐसा दिखता था, अब हमें लगाना है भाई ऑक्सीजन, तो एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा और इसकी जगह पे अपने पास आ जाएगा ऑक्सीजन, लेकिन और हाइड्रोजन नहीं हटेंगे। ऑक्टेट 2 4 6 8 हो चुका है, अब और हाइड्रोजन नहीं हटेगा। तो क्या ऑक्सीजन उस कार्बन पे लगा हुआ है जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है, जो कि इसका बेसिक तरीके से जो कि इसकी डिमांड थी कि कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन तभी लगाना है आपने जब उसके अगल बगल में हाइड्रोजन ना हो। तो यहाँ पे तो अगल बगल में हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन नहीं है। तो इसकी शुरुआत एक कार्बन से नहीं हो सकती। 2 से करने की कोशिश करते हैं भाई, इधर लगा देते हैं डबल बॉन्ड और बाकी पे कंप्लीट कर देते हैं ऑक्टेट। आप इधर लगाओगे चाहे इधर लगाओगे, बनना ऐसा ही है, हाइड्रोजन एक आएगा ही आएगा। इसका मतलब ये एक एल्डिहाइड ग्रुप का बंदा है, इसका नाम इथेनॉल है, लेकिन ये कीटोन नहीं बन पा रहा। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड O उस कार्बन पे नहीं है जिसके पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक एल्डिहाइड नहीं, कीटोन नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं कीटोन में तीसरे मेंबर की तरफ। तो ये एक्चुअल में तीसरा 3 कार्बन का एक कंपाउंड तैयार करने जा रहे हैं, लेकिन ये पहला मेंबर है कीटोन का, क्योंकि कीटोन की शुरुआत ही 3 कार्बन से होती है। तो हम डबल बॉन्ड O यहाँ लगा सकते हैं, बचे हुए में अपने हाइड्रोजन लगा देते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब चेक करो, डबल बॉन्ड O उस कार्बन पे ही लगा हुआ है जिसके पास अगल बगल में हाइड्रोजन नहीं है। इसके अगल बगल में कार्बन एटम दिख रहा है, हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब ये कीटोन है। तो इस कीटोन का जो नाम होगा, 3 को हम बोला करते थे प्रोपेन, है ना। तो कीटोन में हमेशा याद रखना ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ दिखेगा आपको, और नाम के लास्ट में ONE आ जाएगा, यानी सफिक्स में ये ONE जोड़ देता है। तो ये जो प्रोपेनन था इस स्ट्रक्चर का नाम पहले, अब डबल बॉन्ड O लग गया, इसकी वजह से E हट के ONE आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रोपेनन, ठीक है। ब्यूटेनन, पेंटेनन, हेक्सेनन, क्लियर है भाई इतना? तो ये आ गया प्रोपेनन। अब बात करते हैं इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की। तो फॉर्मूला हो गया C, 3 हाइड्रोजन है वो लिख देते हैं, कार्बन के साथ ऑक्सीजन है वो लिख देते हैं, और बचे हुए में 3 हाइड्रोजन है वो लिख देते हैं। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, इसको हमने नाम दिया प्रोपेन। एक और बना के देखते हैं इसका 4 का, कहीं पे भी लगा दो ऑक्सीजन भाई, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के, क्योंकि इनके पास लगाओगे तो हाइड्रोजन मिल जाएगा इसको, और वो ही नहीं देना हमने। तो इसके नाम के बारे में बात कर लेते हैं। 4 को हम क्या बोलते हैं भाई, ब्यूटेन बोला करते थे। कीटोन की वजह से E हटा के ONE आ जाएगा, ब्यूटेनन, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा C2H5COCH3, ठीक है। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये इसका IUPAC नेम, क्लियर है। बच्चे में कीटोन्स को आप करोगे कंप्लीट। लास्ट फंक्शनल ग्रुप और देख लेते हैं, जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है।
जल्दी से नोट करिए इसे। कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको ऐसा एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ दिखेगा। अगर आप इसे ढंग से देखोगे तो कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन तो है, डबल बॉन्ड बनाएगा और OH भी लगा हुआ दिखेगा। अगर आपको ऐसा कोई कंपाउंड नजर आता है लगा हुआ, किसी चेन में ऐसा कोई कंपाउंड लगा हुआ देखने को मिलता है, ग्रुप ऑफ एटम्स लगे हुए दिख जाते हैं, तो आप समझ जाना ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। और ये नाम के लास्ट में ई हटा के ओइक एसिड जोड़ देता है। तो जब आपने सुना होगा मीथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, वो इसी ग्रुप के मेंबरों की बात होती है। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। ये मीथेन हुआ करता था। अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक तो डबल बॉन्ड O लगा देते हैं इसमें, तो एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा और इस हाइड्रोजन को हटा के OH लगा देते हैं। तो नाम हुआ करता था मीथेन, E हटके ओइक एसिड हो जाएगा इसका नाम, यानी मीथेनोइक एसिड। कोई नाम आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ ले इसका, HCOOH। ठीक है, एक और बना के देखते हैं ऐसा ही। मान लो 3 का है, ठीक है, डबल बॉन्ड O लगेगा, साथ में हाइड्रोक्साइड लगेगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो रखा है, बचे हुए पे हाइड्रोजन लगा देते हैं। ठीक है भाई, अब इसका नाम क्या होना चाहिए था, प्रोपेन पढ़ते थे हम इससे पहले, ई हटा के क्या बन जाएगा, ओइक एसिड, यानी प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा इसका नाम, और इसका आईयूपैक नेम हो जाएगा C2H5COOH। ठीक है भाई, आया समझ में? तो ऐसे बचे हुए सारे के सारे मेंबर्स आपको बनाने हैं।